नमस्कार सभी को। ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरोज बाला, हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुशहाल और स्वस्थ होंगे। ऑनलाइन हिंदी क्लास में आज का हमारा विषय है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की सुप्रसिद्ध कविता भारत भारती की सप्रसंग व्याख्या। ये व्याख्या शुरू करने से पहले हमें भारत भारती नामक खंड काव्य के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि इसमें कवि किस प्रकार से अपने विचारों और भावों के द्वारा भारतवर्ष के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो कविता शुरू करने से पहले इसके प्रसंग को जानना ज़रूरी है कि 1920 में प्रकाशित भारत भारती नामक खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त जी की कृति का आधार स्तंभ माना जाता है और भारत भारती 3 खंडों में बटा हुआ है, जिसका पहला है अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड और तीसरा भविष्य खंड। प्रस्तुत जो कविता है हमारी वो अतीत खंड में से ली गई है। तो इसमें कवि ने समय को परिवर्तनशील मानते हुए उत्थान पतन, सुख दुख, संपन्नता विपन्नता आदि के बारे में बताया है कि ये प्रकृति के नियम है। किसी समय में भारत के सद्गुणों का बखान होता था, आज भारत की दुर्दशा है। इसका हमें स्वपन में भी ध्यान नहीं था कि भारत के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि भारत का पतन इस प्रकार से हो जाएगा। और प्रकृति का ये नियम भी है कि एक बार जो गिर गया है वो कभी वापस उठेगा भी, वापस खड़ा भी होगा। तो भारत का जो ये पतन हुआ है ये उत्थान के लिए हुआ है, यानी अब उन्नत होगा, अब ये उन्नति होगी भारतवर्ष की। तो ये गुप्त जी ने भारत के पतन की ओर संकेत किया है कि अब हमें जागृत रहना चाहिए और हमारा अब उन्नत समय वापस आने वाला है। तो प्रस्तुत कविता है जो कि अतीत खंड में से ली गई है और प्रथम जो इस कविता की 4 पंक्तियां हैं वो मंगलाचरण के माध्यम से कवि संबोधित कर रहा है, यानी भारत माँ को संबोधित करते हुए कह रहा है। कविता है, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। कि मंगलाचरण विषयक इन पंक्तियों में कवि अपने आराध्य देव, अपने भगवान को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे भगवान, अपने मन रूपी घर में भारतवासी लोग जो भारत में निवास करते हैं, जिस भारतवर्ष की आरती उतारते हैं, उसी भारतवर्ष में उसकी वाणी खुलकर मुखरित हो। यानी जो साहित्य कवि ने लिखा है उस साहित्य के बारे में कह रहे हैं कि जो भारत के लोग जो अपने मानस भवन में, जो अपने मन मंदिर में जिस भारतवर्ष की आरती उतारते हैं, उसी भारतवर्ष में मेरी ये जो भारतीय, मेरा जो साहित्य है, मेरा जो काव्य सृजन है, वो गूंज उठे, उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाए। हो भद्र भाविनी वह भारती, हे भगवते सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। कि इसमें भारतवर्ष को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे भगवती माँ दुर्गा, हे श्री राम। भगवती कहा गया है सरस्वती माँ को संबोधित करते हुए कहा गया है। सीतापते सीतामते यानी भगवान श्री राम को, गीतामते यानी भगवान श्री कृष्ण को। इन सभी को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि मेरा स्वर है, मेरी जो भावाभिव्यक्ति है, मेरा जो साहित्य है, मेरा जो कवि कर्म है, वो अच्छे भावों के साथ, अच्छी अभिव्यक्ति के साथ लोगों तक पहुँचे और पूरे भारतवर्ष में मेरा साहित्य गूंज उठे, ताकि मेरे साहित्य से सीख लेके भारत के जो नौजवान लोग हैं, भारत के जो निवासी हैं, वो अपने सोए हुए भाव जगा सके और भारतवर्ष के उत्थान के लिए अपना योगदान वो दे सके। आगे है कविता, हाँ लेखनी हत पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दीर्घ कालिमा में डूबकर तैयार होगा सर्वथा। तो इन पंक्तियों में
कवि अपनी लेखनी को संबोधित करते हुए कह रहा है, अपनी लेखनी जिससे कवि अपनी भावाभिव्यक्ति कलमबद्ध करता है, भावाभिव्यक्ति को शब्द प्रदान करता है, उस लेखनी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मेरी लेखनी, हे मेरी कलम, मैं जिस कथा को कहने जा रहा हूँ, जिस भी कहानी को मैं कहने जा रहा हूँ, वह कथा मुझे हृदय रूपी कागज़ पर लिखनी है। कि मैं सिर्फ कोई सीधे कागज़ पर मुझे कविता नहीं लिखनी है, कोई कागज़ का टुकड़ा मुझे नहीं बनाना है अपने साहित्य का। मैं लोगों के हृदय पर छाप छोड़ना चाहता हूँ अपने साहित्य की। दीर्घ कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा, कि इसे लिखने के लिए मुझे आँखों की कालिमा में डूबकर नितांत भाव से तैयार रहना होगा। यानी मुझे ऐसे गहरे भाव खोज के लाने होंगे जो गहरे भाव लोगों के हृदय में उतर सके और लोग उन भावों को आत्मसात करते हुए उन नियमों, उन सिद्धांतों को माने जिससे भारतवर्ष आगे बढ़ सकता है। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो। कि इस कथा को लिखने के लिए मुझे जो भी प्रस्ताव करने पड़े, जो भी मुझे समझौते करने पड़े, मैं उन प्रस्तावों को स्वच्छंदता के साथ पारित कर लूँगा। कि मुझे जो भी समझौते करने पड़ेंगे, मैं बिना किसी दबाव, बिना किसी के हस्तक्षेप के मैं उन समझौतों को करने के लिए तैयार हूँ। जग जाए मेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो। कि मैं चाहता हूँ कि तेरी नोक से, यानी अपनी लेखनी को संबोधित कर रहा है कि तेरी नोक से, तेरी इस कलम से मेरे मन में सोए हुए जो भाव है, चाहे मेरे मन में हो, चाहे भारतवर्ष के लोगों के मन में हो, जो सोए हुए देशभक्ति के भाव है वो फिर से जागृत हो जाए और लोग भारतवर्ष के लिए कुछ अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाए। आगे है, संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, है निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। कि कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि इस संसार में किसी का भी समय है वो एक जैसा नहीं रहता। समय हमेशा बदलता रहता है। मुसीबतें और जो सुख है, वो मुसीबतें और प्रसिद्धि है वो एक जगह कभी नहीं टिकते। वो जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती रहती है, उसी प्रकार से मुसीबतों के पश्चात सुख और सुख के पश्चात फिर वही दुख, यही कड़ी हमेशा चलती रहती है। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होगा वहीं, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वहीं। कि ये तो कोई सर्वविदित नहीं है कि जो आज सुख में है वो हमेशा ही सुख में रहेगा, या जो व्यक्ति आज अनाथ है वो कल भी अनाथ रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो अपनी मेहनत के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा वो अपना भविष्य अपने अनुसार बदल सकता है। कि इस संसार में अगर किसी बालक का, अगर किसी व्यक्ति के माता पिता नहीं, अगर वो अनाथ कहा जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल के समय में भी वो अनाथ ही रहे। हो सकता है कल ऐसा समय परिवर्तित हो कि वो कई मनुष्यों का स्वामी बन जाए, कई लोगों का वो मालिक बन जाए, कई लोगों को वो अपनी छत्र छाया में वो जीवन दे सके। जो आज उत्सव मग्न है, ये एक तरफ ये भी संभव है कि जो लोग आज उत्सव मना रहे हैं, जो वैभव के साथ पूरी दुनिया में जो जगमगा रहे हैं, हो सकता है कल वही व्यक्ति दुख के साथ रोते हुए दिखाई दे। यानी समय हमेशा परिवर्तनशील है और ये बदलता रहता है। आज सुख की स्थिति है तो कल दुख की स्थिति आएगी, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यानी इस समय के परिवर्तित होने वाले नियम के माध्यम से कवि भारतवर्ष के लोगों को समझाना चाहता है कि आज भारत में जो पतन की स्थिति है, जो भी आज दुख की स्थिति है, वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहे। अगर हम प्रयास करें, अगर हम दृढ़ संकल्प लेकर अगर कुछ करने चले, तो हम इस समय को बदलकर सुख की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कृति मानो एक और कलत्र थी। कि कवि है वो भारत की आज की दुर्दशा से दुखी होकर कह रहा है कि कभी समय ऐसा भी था जब संसार के हर जगह, यानी संसार में चारों तरफ हमारे देश की ही चर्चा हुआ करती थी। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जब भारत को एक विश्व गुरु होने का तमगा हासिल था, तो उस समय भारत की प्रसिद्धि की चर्चा चारों तरफ थी। और उस समय हमारे देश के जो अच्छे गुण थे, जो उसके सद्गुण थे, वो एक निधि के समान थे। निधि यानी एक धन संपदा के समान थे। यही भारत की धन संपदा थी कि इसके पास गुणों का भंडार था।
इस दुर्दशा का सौपन में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या इस पतन को ही हमारा यह अतुल उत्थान था? कि उस समय यह हमने किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत में आने वाले समय में भारत की ऐसी बुरी दशा हो जाएगी। फिर कवि खुद से ही प्रश्न कर रहा है, खुद से ही ये पूछ रहा है कि क्या हमारे इस पतन के लिए ही, क्या ऐसे दुख के दिनों के लिए ही भारतवर्ष में यानी भूतकाल में ऐसे अच्छे दिन आए थे? क्या ऐसी सुख की स्थिति क्या तभी आई थी ताकि वर्तमान में भारत को दुख झेलना पड़े? तो ये समय का परिवर्तित जो चक्र है, परिवर्तन होता हुआ, ये आज भारत में दुख की स्थिति लेके आया है। लेकिन इससे ये तो सर्वविदित है, ये तो सामान्य सी बात है कि ये जाहिर करता है कि भारत में कभी सुख की यानी उत्थान की, उत्कर्ष की स्थिति भी रही है। आगे है उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। कि इन पंक्तियों में भी कवि भारत के वर्तमान की दुर्दशा से दुखी होकर संबोधित कर रहा है कि उत्कर्ष और अपकर्ष यानी उन्नति करना और फिर अवनति करना, अवनति हो जाना, ये प्रकृति का एक नियम है। कि सूर्यास्त होता है, सूर्य डूबता है तो अगले दिन उदय भी होता है, उदय होता है तो इसका मतलब है कि वो डूबेगा भी। तो ये प्रकृति का नियम है जो अखंड है, जो टूटने वाला नहीं है, जो बदलने वाला नहीं है। ये हमेशा के लिए बना हुआ नियम है कि उन्नति और अवनति प्रकृति का ही नियम है। फिर कवि उदाहरण के रूप में कहता है कि जो सूर्य सुबह के समय आकाश में चढ़ता है, वो संध्या के समय, सायंकाल के समय वो नीचे भी आ जाता है, वो डूबता भी है। तो ये प्रकृति का नियम है। इसके माध्यम से कवि कह रहा है कि ऐसे तो उगना है, डूबना है, ये चलता ही रहता है, ये प्रकृति का नियम है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। कि ये जो हमारी वर्तमान में अवनति की दशा है, ये हमारे पतन की दशा है, यह स्पष्ट करती है कि हम भूतकाल में हमारा अत्यधिक विकास काल भी रहा है, अत्यधिक हमने उन्नति भी की थी। तो उस समय की उन्नति या इस समय की अवनति ये स्पष्ट करती है कि भूतकाल में भारत में उन्नति भी रही है, विकास भी रहा है, विकसित देश भी रहा है भारत। तो यह कथन सर्वविदित सत्य है कि जिसका कभी उत्कर्ष नहीं हुआ, जो कभी ऊपर नहीं उठा, वो कभी गिरेगा भी क्या। गिरता वही है जो कभी ऊपर उठता है। तो ये प्रकृति का नियम है जो भारतवर्ष में आज स्थिति है। तो प्रकृति का नियम ये बताता है कि आगे भी स्थिति बदलेगी और हम अच्छे दिन भी देखेंगे। होता समुन्नत के अनंतर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहें। कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि जिस समय कोई उन्नति कर रहा होता है उस समय वह अपनी भावी अवनति के बारे में कभी नहीं सोचता। कि जिस समय हम कहीं चढ़ रहे होते हैं, हम उन्नति कर रहे होते हैं, हम शिखर पर जा रहे होते हैं, तो कोई भी नीचे गिरने को या अवनति करने को या बुरे दिनों के बारे में कोई भी नहीं सोचता, किसी के मन में भी नहीं आता। लेकिन हाँ, चिंता की बात तब होती है जब फिर कभी उन्नति ना हो, यानी दूसरी ओर उन्नति करता हुआ मनुष्य अपनी भावी अवनति के बारे में सोचने लगता है तो फिर वह कभी उन्नति नहीं कर पाता। कि जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं, अगर हम नीचे गिरने का अगर सोचने लगे तो हम कभी चढ़ नहीं पाएंगे। और भले ही हम चढ़ के नीचे गिर भी जाएं, लेकिन गिरने के बाद फिर हम चढ़ने का हौसला रखेंगे तो दोबारा भी चढ़ सकते हैं, दोबारा भी हम उन्नति कर सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर हम गिरने के बाद दोबारा उन्नति के बारे में, दोबारा चढ़ने के बारे में सोचें ही नहीं तो वो चिंता का विषय है। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो, चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। कि इनमें कवि कह रहा है कि इस बात की चिंता नहीं है कि आकाश में फैलने वाली चांदनी खत्म हो रही है, वो नष्ट हो रही है, बल्कि चिंता का विषय तो तब है जब दोबारा से चांदनी का विकास नहीं होगा।
कि ये प्रकृति का नियम है कि जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की स्थिति उन्नति की होती है, जब चंद्रमा का आकार बढ़ने लगता है तो उसकी रोशनी भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे शुक्ल पक्ष उतरने लगता है तो चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कम होने लगता है। तो किसी को इस बात की चिंता नहीं होती, सबको पता है कि फिर से चंद्रमा का आकार बढ़ेगा और प्रकाश भी ज़्यादा ही होगा। लेकिन हमें चिंता तब करने की ज़रूरत है जब हमें ये लगे कि फिर से चंद्रमा बढ़ेगा ही नहीं, फिर से चंद्रमा आएगा ही नहीं, तो फिर चिंता का विषय है। तो कवि के कहने का यहाँ अभिप्राय यही, आशय यही है कि उन्नति के बाद अवनति है वो अवश्य होनी ही है, उसकी तो संभावना है ही, परंतु यदि अवनति के बाद फिर से उन्नति ना हो तो यह चिंता का विषय हो जाती है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। कि इन पंक्तियों में कवि भारत की दुर्दशा को लेकर चिंतित होता हुआ संबोधित करता है कि इस समय दुर्भाग्य की बात है, इस समय भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य है कि इसकी ऐसी दशा हुई है, इसका ऐसा हाल हुआ है, अर्थात इस समय भारत पतन की ओर अग्रसर है, भारत का बुरा समय इस समय चल रहा है। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की, कि इसके जो समस्त इसके विकास है उनकी समाप्ति हो चुकी है, उनकी इतिश्री हो चुकी है, उनकी समाप्ति इस समय, उनके अखिल उत्कर्ष जो भारतवर्ष के समस्त वैभव की गाथा थी वो आज लगभग खत्म हो चुकी है। पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया, तब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया। कि चिंता की बात यह है कि जब से इसका पतन आरंभ हुआ है, जब से इसका बुरा समय शुरू हुआ है, तब से यह निरंतर बुरा ही समय चल रहा है, तब से यह पतन की ओर ही अग्रसर है। पुण्य इसका उत्थान आरंभ नहीं हुआ है, फिर से इसने उन्नति करना शुरू नहीं किया है। जब से इसका भाग्य इससे रूठा है, यानी जब से इसके बुरे दिन आए हैं, वो बुरे दिन निरंतर चलते ही जा रहे हैं, भाग्य इससे रूठा हुआ ही है, और पुण्य इस पर मेहरबान नहीं हुआ है, पुण्य इस पर अपनी कृपा दृष्टि भाग्य ने नहीं बनाई है, यानी भारत की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आगे है कविता, यह नियम है उद्यान का, यह नियम है उद्यान में पक्कर गिरे पत्ते जहाँ, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहे लहे पल्लव वहाँ। कि इनमें भी कवि समझाने का प्रयास करते हुए कह रहा है कि यह प्रकृति का नियम है कि उपवन में, बगीचे में जहाँ पेड़ों के पुराने पत्ते पतझड़ ऋतु में झड़ जाते हैं, तो वही प्रकृति उन पत्तों को लौटा भी देती है, और न सिर्फ लौटा देती है बल्कि उन नन्ही नन्ही कोमल इतनी खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण पैदा कर देती है। तो ये प्रकृति खुद ही पतझड़ ऋतु के द्वारा उन्हें झाड़ भी देती है, और फिर ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के मौसम में उन पत्तों की जगह, उन जो पत्ते गिरे थे उनकी जगह नई नई कोमल, नए नए पत्ते वहाँ लहलहा उठते हैं। पर हाय इस उत्थान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट या काल है। लेकिन कवि यहाँ अफसोस जाहिर करते हुए कहता है कि भारतवर्ष रूपी उपवन का तो, भारतवर्ष रूपी बगीचे का तो हाल ही दूसरा है, अर्थात यहाँ प्रकृति का नियम लागू ही नहीं होता। जब से इसकी दुर्दशा हुई है तब से ये दुर्दशा चलती ही जा रही है, इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो इसमें कवि कहता है कि इसको देखकर समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि भारतवर्ष रूपी उद्यान की स्थिति को हम पतझड़ कहें, या इसका सूख जाना कहें, या इसका कायापलट हो जाना कहें, या इसकी मृत्यु ही कह दें। कि पत्ते या तो पतझड़ में गिरते हैं, या वो पेड़ सूख जाए तो गिरते हैं, या उस पेड़ का पूरा कायाकल्प ही हो जाए, या वो पेड़ पूरी तरह से मर ही जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, काल को प्राप्त हो जाए। तो क्या भारतवर्ष की स्थिति ऐसी हो गई है? अगर पतझड़ होता, यानी पतझड़ के रूप में अगर इसके बुरे दिन होते तो इसके अच्छे दिन भी आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है या तो कायाकल्प हो गया है लोगों के हृदय का, या उनके हृदय या भारत की स्थिति है वो काल का समय आ गया है।
अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्भला गए, फलते कहाँ है अब यहाँ वो फल रसाल नए नए। कि इन पंक्तियों में कवि दुखी हृदय से संबोधित करता हुआ कह रहा है कि भारतवर्ष रूपी उद्यान में जो शोभादायक सुगंधित फूल खिले हुए थे वो अब मुरझा गए हैं और अब इस उद्यान में रसयुक्त नए नए फूल उगने बंद हो गए हैं। अर्थात भारतवर्ष में वो वैसा पराक्रम, वो वैसे विद्वान लोग, वो महापुरुष, वो महर्षि मुनि लोग अब नहीं रहे हैं। अब उन जैसे उनको प्रतीक मान के कहा गया है, उनका प्रतीक माना गया है फलदार और फूलदार पौधों के द्वारा, कि जैसे बगीचे की शोभा फल और फूलों वाले पेड़ से ही होती है, इसी प्रकार से भारतवर्ष की शोभा भी इसके जो विद्वान थे, योद्धा थे, उनके माध्यम से इनकी शोभा थी। लेकिन आज वो वीर योद्धा, वो विद्वान, वो महापुरुष लोग अब इस भारतवर्ष में नहीं रह रहे हैं। बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ या जंखाड़ है, तनु सूख कर कांटा हुआ बस शेष है तो हाड़ है। कि अब इस उपवन में वो रसयुक्त, वो फूलदार वृक्ष अब नहीं रहे हैं। भारतवर्ष रूपी इस विशाल उद्यान में तो, इस विशाल बगीचे में तो अब सिर्फ सूखी झाड़ियाँ ही रह गई है, या सिर्फ कांटे ही कांटे, झाड़ और जंखाड़ ही बचे हैं। और भारतवर्ष का जो शरीर है वो सूख कर कांटा हो चुका है और हमारे सामने ये एकमात्र हड्डियों का ढांचा बन के रह गया है। तो इसमें वो प्रसिद्धि, वो समृद्धि, वो विकास, वो उन्नति, वो अच्छे दिन अब कहाँ से आएंगे, क्योंकि अब इसने प्रकृति के नियम को ही बदल दिया है। प्रकृति का नियम है कि पत्ते झड़ने के बाद दोबारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में दोबारा ऐसे उन्नति के दिन नहीं आए हैं। तो ऐसी भारतवर्ष की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। आगे है, सहृदय जनों के चित्त निर्मल, कुड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित है तप्त हो इस आग से, इस आंच से। कि भारतवर्ष की जो दुर्दशा है उस पर चिंता जाहिर करते हुए कहता है कि इस समय भारत में अच्छे लोगों के स्वच्छ मन है। यानी भारतवर्ष में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सहृदय जन है, यानी दूसरों को देख के उन्हें भी दुख की अनुभूति होती है, दूसरों के दुख को देखकर वो द्रवित होते हैं, सुख को देखकर वो सुखी होते हैं। तो ऐसे सहृदय जन भी हैं जिनके हृदय कांच की बोतल के समान खाली पड़े हुए हैं और उनके हृदय देश की दुर्दशा की आंच से जले हुए हैं और दया भाव के कारण द्रवित हो रहे हैं। यानी सहृदय हम उन्हें कहेंगे जो लोगों के भावों के अनुकूल अपने में भाव पैदा कर सके। जैसे किसी को दुखी देखें तो दुखी हो जाए और सुखी देखें तो खुद भी प्रफुल्लित हो जाए। तो भारतवर्ष में ऐसे भी अब भी हृदय बचे हुए हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दया के वश द्रवित भी हो जाते हैं और उनके अंदर वो तपन भी पैदा होती है, वो आग भी पैदा होती है जिससे वो परिवर्तन भी कर सकते हैं। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। कि ऐसे हृदयजनों को कभी तो हमारे देश के भविष्य की चिंता होती है और कभी वर्तमान की पीड़ा उन्हें दुखी करने लगती है। यही नहीं, कभी कभी उन्हें देश के भूतकाल की भी कथा उन्हें याद आती है। जब भारत उन्नत देश हुआ करता था तो उस समय की उन्नति की बातें भी आज उन्हें याद आ रही है, उनसे हृदयजनों को। आगे है, जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे उसको सुनेंगे जो जहाँ। कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से फिर से अपनी लेखनी को संबोधित करते हुए कहता है कि देश की दुर्दशा और इस दुर्दशा से मुक्ति के विषय पर वे आज यहाँ जो कुछ भी कहने चले हैं, क्या उसकी कही गई बात को लोग जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी मौजूद है, क्या वो सुनेंगे, क्या वो जागृत होंगे। यानी जो भाव मैं अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से जो भाव मैं कलमबद्ध कर रहा हूँ, क्या वो भाव लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, क्या वो उसे अपने हृदय में उतारेंगे। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो कवि यहाँ अपनी लेखनी से कहता है कि हालांकि वे यह जानते हैं कि कवि का कार्य है वो बड़ा कठिन होता है और कठिन कार्यों की को पूर्ण करने में
दुष्टता नहीं दिखा रहे हैं। यानी मैं एक संवेदनशील एक प्रसंग लेकर सामने आया हूँ, तो मैं यहाँ दुष्टता नहीं दिखा सकता, मैं यहाँ भारतवर्ष के अच्छे दिनों की ही बात करूँगा। तो ये कवि का सबसे कठिनतम कार्य होता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, और कर्तव्यों का निर्वहन मैं कर रहा हूँ भारत के अतीत का गौरवगान करते हुए। तो परंतु वो कवि आगे कह रहा है, आगे खुद से ही प्रश्न कर रहा है, खुद से ही सवाल वो कर रहा है कि क्या एक उत्कृष्ट विषय को पाठक पढ़ेंगे, और यदि एक उत्कृष्ट विषय को वो पढ़ेंगे तभी उनके विचारों को उत्कृष्टता मिलेगी। यानी जब कोई पाठक एक उत्कृष्ट विषय को अपने सामने रखता है, अपने उत्कृष्ट विषय को पढ़ता है, तो उनके विचारों में भी परिवर्तन होता है, और उसका हृदय भी उतना ही उत्कृष्ट, उतना ही प्रभावशाली और उतना ही जागृत होता है जितना वो जागृत बन के अपने देश के लिए कुछ कर सके। धन्यवाद।